हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 पादप में जनन, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का पार्ट बी है। हमने पार्ट ए में मुकुलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम यीस्ट एक एकल कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। चलिए अब जनन किस प्रकार करते हैं उसके लिए हम देखेंगे क्रियाकलाप 12.3 शिक्षक अथवा तो शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर आपको क्या करना है, यीस्ट लेकर इसे एक ऐसे पात्र में रखना है आपको जिसमें कुछ जल हो। इसमें एक चम्मच शक्कर डालना है आपको और उसे जल में घोल लेना है। अब उस पात्र को क्या करना है, आपको किसी कमरे के गर्म भाग में रखना है। 1 घंटे पश्चात इस द्रव्य के एक बूंद कांच के स्लाइड यानी पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से आपको देखना है। आपको क्या दिखाई देगा, आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकेंगे। जैसा चित्र 12.5 में आप देखेंगे यीस्ट के मुकुलन द्वारा जनन। पहले तो आपको यीस्ट की कोशिका दिखेगी और वह उसके बाद विकसित होकर क्या होगा, वो मुकुल में परिवर्तित होगा। फिर उसमें क्या होगा, आपको नवीन मुकुल दिखाई देगा। फिर इस तरह से आप जो है मुकुल श्रृंखला दिखाई देगी। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध यानी मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल अथवा कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी क्या होता है, जो नवीन मुकुल से जो नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा किस तरह से जो नवीन मुकुल से है वह मुकुल श्रृंखला आपको बनती हुई दिखाई देगी चित्र में, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। अब आगे देखेंगे खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे यानी फिसलनदार तैरते हुए जो है क्या देखे होंगे। ये क्या है, शैवाल है। ठीक है, शैवाल किस तरह से होता है, देखिए चित्र 12.6 में आपको स्पाइरोगाइरा एक शैवाल में खंडन, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से शैवाल होते हैं। जब आपने देखा होगा जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में क्या करते हैं, वृद्धि कर जाते हैं, जैसा कि चित्र 12.6 में दर्शाया गया है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में जो शैवाल हैं एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम बीजाणु का निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि जो डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को आप दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे क्या करते हैं, वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि यह बहुत हल्की होती है इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। आपको जो बीजाणु हैं वो क्या होते हैं, अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। चित्र 12.8 में यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नीचे की तो, और आपको जो है 12.7 में कवक में बीजाणु द्वारा किस तरह से जनन होता है, जो है कवक में बीजाणु द्वारा जो जनन का प्रोसेस आपको इस चित्र द्वारा समझाया गया है। और आपको चित्र 12.8 में फर्न में बीजाणु द्वारा जनन बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं 12.2 आपको लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन के बारे में हम जानेंगे। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर यानी जो नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है, चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। देखिए क्रियाकलाप 12.4 में आपको
एक क्रियाकलाप किया गया है। इसमें आपको सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और आपको क्या करना है, इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए, पुंकेसर और इसी कैसे के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जिसमें एक या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर, ठीक है, उपस्थित हो तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के जो पौधे हैं वो क्या है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनियों के जो पौधे हैं, पिटूनिया के पौधे हैं, वो आपके क्या हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको पुंकेसर और स्त्री केसर का जो है आपको बताया गया है, चित्र दिया गया है, जो जनन अंग है स्त्री केसर और पुंकेसर। चलिए आगे देखेंगे, नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? चित्र 12.9 ए में दर्शाया गया है। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकांग, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। चित्र 12.9 है बी में दर्शाया गया है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मक में युग्मक से क्या होता है, युग्मनज बनता है। यहाँ पे परागकण के बारे में दिया गया है। सामान्यतः जो परागकणों में क्या है, दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले जो कीटों के शरीर पर क्या होता है, परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार से किन्हीं अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का जो का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। चित्र 12.10 ए में दर्शाया गया है। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, इसे पर परागण कहते हैं। चित्र 12.10 ए और बी को देखेंगे। यहाँ चित्र 12.10 ए में आपको है स्वपरागण और परपरागण के बारे में जो है चित्र आपको दिया गया है। जो पुष्प में परागण होता है, स्वपरागण और परपरागण। चलिए आगे देखेंगे निषेचन। अब निषेचन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के युग्मक यानी संयोग द्वारा बनी जो कोशिका है वो युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चित्र 12.11 में दर्शाया गया है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, युग्मनज कहाँ स्थित होता है, विकसित होता है भ्रूण में। यहाँ पर आपको चित्र 12.11 निषेचन जो युग्मनज का निर्माण किस तरह से होता है आपको जो है ए में आपको, ठीक है, दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो है अंकुरित हुआ होता परागण, नीचे की ओर आपको दिखाएगा अंड कोशिका। चित्र बी में आप देखेंगे तो आपको युग्मनज का जो निर्माण है आपको परागनलिका दिखाई दे रही। चलिए आगे देखेंगे 12.3 फल और बीज का विकास कैसे होता है। चलिए देखते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य जो भाग हैं मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में जो है एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ जो है फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा, और कुछ फल क्या होते हैं, कठोर, जैसे कि बादाम और अखरोट। क्या है आपके कठोर फल हैं। चित्र 12.12 ए में और बी में आपको इनके चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप
चित्र 12.12 में आपको जो सेब का एक भाग दिया गया है, आपका क्या है, नरम फल है, और 12 में आपका जो कठोर फल दिया गया है आपको। चलिए आगे देखेंगे 12.4 में बीज का प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के जो है नवोद्भिद यानी जो नए उगे हुए पौधे होते हैं के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें जो है से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इसके लिए जो है इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादप को व्यायाम या व्यापक क्षेत्र में विपरीत होने से में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी जो है पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। यहाँ पर आपको चित्र 12.13 में ए में आपको जो है सहीजन का चित्र दिया गया है। बी में आपको द्विफल या मैपिल भी कह सकते हैं, जो है बीज का चित्र दिए गए हैं। आगे देखेंगे प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का जो है प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहीजन यानी ड्रमस्टिक तथा द्विफल यानी मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आंख यानी मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक जाते हैं। चित्र 12.14 ए और बी में दिया गया है। कुछ जो बीज हैं जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन यानी तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कटरी यानी जो कांटेदार होते हैं बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इसके जो उदाहरण हैं यूरेना और जैंथियम है। चित्र 12.15 में आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहले देखेंगे चित्र 12.14 में आपको सूरजमुखी का, ए में आपको सूरजमुखी के रोम युक्त फल और बी में आपको जो है मदार यानी आँख के रोम युक्त बीज का चित्र दिया गया है। चित्र 12.15 में आपको जो है जैंथियम का जो है चित्र दिया गया है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ क्या होते हैं, फट जाते हैं, ठीक, जिससे उसके जो है उनके अंदर के जो स्थित बीज का है प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं और एरंड और बालसम के जो पादप में ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपको अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।